respected all teachers and my dear colleague, good morning to all of you. A warm welcome in our wonderful teacher training season. Happy teacher creates happy classroom. First of all, I would like to introduce myself. I am Sunita Tiwari, of teacher in Permanent Public School. I am very thankful of organizations and CBSE for providing me with such excellent opportunity to deliver such wonderful topic. Happy teacher creates happy classroom, and it pleasure to deliver this season as per guidelines of CBSE. Now I am going to start our season. Happy teacher creates happy classroom. As a teacher, the idea of creating a happy classroom is normally at the top of agenda. Forget the staff room, the certifications of finish, appeal of making, and the joy of finding the missing glue leads. What teachers simply want is for children to be happy. But how can you create a happy classroom? What can you put in place to ensure that the happiness of everyone? You indeed to easily put into place. Well, thanks to our happy centered school programs, we have got a few tricks up ourselves of help you. Why is creating a happy classroom necessary? मतलब एक खुशहाल जो कक्षा होते हैं उससे क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि जो भी कुछ भी बच्चे होते हैं जिसको हमेशा मतलब पढ़ाया जाता है तो वो बहुत किसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग फील करते हैं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ खुशमिजाज बनाने के लिए, उसका माहौल अच्छा बनाने के लिए हमें क्या हैप्पी टीचर बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर का मतलब ये नहीं है कि हम मुस्कुराते हुए क्लास में चले गए और बच्चों को मतलब कुछ हंसा दिए, ये नहीं। इसके माने हसीन खुशी के अलावा हमें बच्चों को खुशी के साथ साथ उनको कुछ ऐसी नॉलेज भी देना है जिसे वो आसानी से सीख सके, जिसे उनको सीखने में मज़ा आए, उसको पढ़ने में मज़ा आए। तो उसको हम लोग जो है क्लासरूम को एक्साइटेड कैसे बना सकते हैं कि बच्चों उसमें घुल मिल कर, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करे कि जब हम कुछ पढ़ा रहे हो या कुछ समझा रहे हो तो वो अपने में व्यस्त हो। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने क्लास में बिजी रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं और कुछ जो है पढ़ने से माने इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपने क्लासरूम को एक हैप्पी क्लासरूम बनाना पड़ेगा। ऐसे टीचर हमें क्या करना पड़ेगा? टीचर होने के साथ हमारे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम जो है हमेशा खुश नहीं रहते, हमारा घर पर भी कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा है कि हर वक्त हम खुशी नहीं रह पाते, लेकिन हमें जो टीचर शिक्षक का भूमिका है वो क्या है कि हर अपनी कमियों को या अपने कोई भी फैमिली स्ट्रेस को दूर करके हमें अपने क्लासरूम में एक अच्छा माहौल देने के लिए हमेशा खुश रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम जो है एक कक्षा को खुशमिजाज बनाने के लिए मैंने कैसा क्या क्या उपाय करेंगे कि बच्चे खुश रहें और किसी भी चीज़ को जो हम समझाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं वो उसे मतलब ईमानदारी से लें या हम जो चाहते हैं वो ऐसे करें। तो इसी के लिए ये जो हैप्पी क्लासरूम होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में मन लगाते हैं, कुछ होते हैं जो बदमाशी करते रहते हैं पीछे बैठ के, वो अपना क्लास माने ठीक तरह से ये नहीं करते। तो उन लोगों के लिए भी हमें जो है कुछ ऐसा उपाय करें कि वो उसमें भी रुचि ले, पढ़ने के साथ साथ कुछ एक्टिविटी कराएं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दें। अगर वो पढ़ाई से वो नहीं समझ सकते पढ़ा के, तो उसे प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा वो उस काम को अच्छी तरह से करना चाहते हैं। Why is creating happy classroom necessary? In August 2019, the annual Good Childhood report from the All Day debate belong 8 on scale of 10 without average. Survived deported happiness score belong out
5 out of 10. Significant dip of happiness with school is 2016-17. So as the report say, as a society, we have to start taking children's well-being more seriously and be educated were in the prime position to do this. At risk of surrounding like the 6 Spice Girls, what we really want is for the children to come in every morning full of excitement, ready and eager to start the day ahead. We want them to live and end of the day with a smile on their face was explained by the lesson we have taught. But it's not a way that easy from a family environment and providing to young career rules and neighborhood issue. Many other factors can stand. मतलब हम सब बच्चे सब शिक्षक एक तरह के नहीं होते, कुछ उनके फैमिली में कुछ माने मोहल्ले में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कि वो हर समय खुश नहीं रह सकते। लेकिन हमें क्या करना है कि उस बच्चों को उसके कमियों को देखना है कि उसे किस तरह से उसे खुश किया जाए। उन बच्चों के बारे में उसके पास जाके उससे हम पूछ सकते हैं कि उस माने वो क्या चाहते हैं, वो क्यों ऐसे दुखी हैं, उनके बारे में हमको जानना पड़ेगा पहले बच्चों को। उसके बाद ही हम उसे कुछ सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं और अपने क्लासरूम को भी हैप्पी बना सकते हैं। अगर सब बच्चे अगर एक साथ मतलब पढ़ते हैं या कुछ भी सीखते हैं तो उससे जो है सोशल बनाना पड़ेगा हमें कि वो एक साथ मिलकर सब काम करें। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे अब अलग अपना गुट बना लिए, वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो इससे हमको उन्हें सोशल बनाना जरूरी है क्योंकि वो सब मिलजुल के करें। उन्हें ऐसा शिक्षा देना है कि वो हर काम मिलकर करें। तो इसके लिए भी हमें अपने ये शिक्षा स्तर में कुछ ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा जो उसमें वो भागीदारी लें। Providing support. Creating a support network can help to build happiness in the classroom from friends, family and the adult within the school. Children soon realize that they have important people to turn to when they need them. Feeling lonely and with nowhere to turn can do much to damage a child's mental health and well-being. By creating a classroom with a clear support system in place, children's overall happiness and confidence can increase. It's not easy for all children to understand how to support others within the classroom either. It's a skill that need to be taught to some working together to establish what support look like things your classroom. You can those who struggle with this accept of personal relationship and confirm your expectation to the rest. Second है celebrating achievement and success. Celebrating individual and group of achievement can do much to change the happiness in your classroom. Studies have shown that reward and recognitions can go a long way of boosting people's confidence and morale as much as stickers and smiles face can work wonder. As with happiness is important to build in time for children to reflect on things they are proud of and why. To react on things they are proud of anyway. एक खुशहाल कक्षा के लिए 7 उपाय हैं जिसे हम अपने कक्षा को खुशहाल बना सकते हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अपने दिन का ज़्यादातर समय कक्षाओं में ही बिताते हैं और पढ़ाई और शिक्षा के प्रभाव होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षाएं सुरक्षित, खुशहाल और स्वागती स्थान हो।
यह 7 उपाय जिनकी मदद से शिक्षक कक्षा का माहौल को सकारात्मक बना सकते हैं। वेल डन प्रक्रिया। किसी बच्चे की प्रशंसा करने के लिए शिक्षक अक्सर सही काम और व्यवहार की प्रतीक्षा करते हैं। अगर किसी बच्चे ने अच्छा कुछ लिखा या कुछ सुनाया तो हमें उसे वेल डन मतलब उसको ये करना चाहिए कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा किया। इससे क्या होता है कि वो बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ मेरे शिक्षक ने हमें ये इसकी प्रशंसा की, मैं ऐसा करूँ कि मुझे कुछ और मतलब ये मिले। तो इसके लिए वो उन्हें एक रिवॉर्ड दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके बदले में क्या होगा कि अगर हम बच्चे को हर जगह छोटे छोटे कदम पर प्रशंसा करेंगे तो वो कुछ बड़े अच्छे काम करने या उसके आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए वो कदम उठाएंगे। हर काम की उसकी सराहना करनी होगी। छात्रों की सराहना तुरंत करें, जैसे ही वो कुछ अच्छा काम करते हैं तभी वो आप उसकी प्रशंसा करें। उन्हें क्या सही है या क्या गलत है ये भी हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ मतलब वो कुछ लिख रहे हैं तो कुछ गलत तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन अच्छा सही लिख रहे हैं, सुंदर लिख रहे हैं, तो हमें बताना है कि नहीं आपको ये इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखिएगा तो ये और भी बेटर होगा। तो ये चीज़ हमें उसे बताना होगा। उन्हें जो किया उसके बारे में सकारात्मक भावनाओं को साझा करें कि अगर हम कक्षा में और बच्चे हैं तो हम और बच्चों को भी दिखाएं कि देखो इसने इतना अच्छा किया है और इसको मतलब गुड मिला या कुछ भी उसका रिवॉर्ड दिया गया, तो वो बच्चे भी उसका देखकर वो करेंगे। इसी तरह से पुनर्निर्देश प्रतिक्रिया, ये एक शिक्षक के व्यवहार का हिस्सा बनने के लिए इस प्रतिक्रिया का सचेतन रूप से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। स्पष्ट रूप से और बिना किसी दोषारोपण के जितनी जल्दी हो सके त्रुटियों या समस्याओं का वर्णन करें। कुछ गलतियां हैं तो उसे सुधारने को मतलब उसे ये करें कि हाँ ये गलती है, इसे आप सुधारिए। उसके नकारात्मक भाव को समझाएं। आपकी जो गलतियां हैं उसे बताएं कि आपकी ये गलती है। कार्य के सूक्ष्म पहलुओं को दोहराएं और सुनिश्चित करें कि उसे अच्छी तरह से समझ में आए। जो बच्चा हम समझाना चाहते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छी तरह से उसे समझ जाए। शिक्षक बनने से पहले हर व्यक्ति को स्वयं से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि वह किस तरह के शिक्षक बनना चाहते हैं। जैसे कि कुछ सवाल है, मैंने मेरे छात्रों में सही मूल्यों और व्यवहारों के विकसित करने के लिए मेरे अंदर किस तरह का मूल्य और दृष्टिकोण की आवश्यकता है, मेरे अंदर किस तरह की कौशल की आवश्यकता है। छात्रों में जीवन जीने की सही कौशल, उसे अपनी भावनाओं को संभालने और समस्या सुलझाने की कला जो विकसित करने के लिए मैं अपने छात्रों को शैक्षिक प्रदर्शन और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे बनाए रखूंगी या रखूंगा। मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं अब मैं 20 या 30 साल के बाद मेरे छात्र मुझे कैसे याद करें। इसका मतलब है कि हम कुछ बच्चों को ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा सिखा देते हैं कि जो उसे समझ नहीं आता है, और अगर आप वो अच्छी तरह से समझाते हैं और वो समझ जाते हैं तो वो जब भी बड़े भी हो जाते हैं या 20 साल 30 साल के बाद तो वो कहीं भी जाते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको फेमस करेंगे। मतलब आपको कहेंगे कि इस टीचर ने मुझे ये चीज़ सिखाया है इसे इतनी अच्छे तरह से कि मैं इसे कभी भूल नहीं पाया। तो इसलिए कुछ लोग क्या होते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ फेमस हो जाते हैं। तो पॉपुलर वो कुछ दिन के लिए होता है, कुछ लोग हो जाते हैं हाँ इसने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, 2 दिन 4 दिन साल भर याद रखते हैं लोग। जो फेमस हो जाते हैं वो कभी भी आदमी नहीं भूलता कि उसने हमें ऐसे, धर्मवीर सर हमें ऐसे पढ़ाया कि मैं इस मैथ को कभी भूल ही नहीं सकता, या प्रशांत सर इतना अच्छा साइंस पढ़ाते हैं कि मैं उसे भूलता है, मैंने समझ में आता है मुझे अच्छी तरह से। इस तरह से बच्चों को किस तरह समझ में आता है, ये जो है पढ़ाने का तरीका सबका एक ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे किसी का अच्छी तरह से समझ जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो उसको कैसे समझाया जाए इसे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो क्यों नहीं समझते, उसमें क्या कमियां हैं, वो लिख नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते, इस चीज़ पर भी हमें उसे इसके पास जाके उसके मतलब पूछकर हमें इसे कमियों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। बच्चे तब खुश रहते हैं जब उन्हें अनुवाद, खोज, निरीक्षण, आलोचना कर सके। दूसरों शब्दों में जब पढ़ाई की पूरी तरह से लीन हो सके और याद
रखना भी ज़रूरी है। जैसे कुछ हम पढ़ाते हैं तो उसके एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिए तो उसके बारे में कुछ अच्छी तरह से मैंने वो करना बहुत मैंने उनको अच्छा लगता है, एक्साइटेड होते हैं कि हमको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है या कुछ। अगर उसी चीज़ को हम लिखने को या पढ़ने को देंगे तो वो जल्दी नहीं करेंगे। और एक प्रोजेक्ट वर्क देंगे या किसी तरीक़े से उसे ऐसे समझाएं तो उसके लिए एक अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ये खेल मतलब एक खेल की तरह है। किसी की ड्राइंग बना दीजिए, कोई अगर किसी का मैंने बर्ड्स नेम दे रहे हैं तो वो नहीं जल्दी लिखेंगे। अगर चिड़िया का एक पिक्चर बना देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे बहुत जल्दी मैंने पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसे ड्रॉ करें। चाहे इसी तरह से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि मतलब ये तुम प्रोजेक्ट वर्क बनाओ या फिर कोई एग्जीबिशन लगवाते हैं तो उसमें ये चीज़ करना है, तो वो किसी तरह से भी ढूंढ के या उसके बारे में जानकारी करके वो चीज़ वो करते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है, पढ़ाई को कुछ अलग अलग ढंग से पढ़ाएं ताकि वो उसे अच्छी तरह समझ भी पाए और उसमें वो रुचि भी लें। हर स्कूल में लगभग हर कक्षा में एक बलि का बकरा होता है। जिस कक्षा में स्कूल के होने वाले उद्दंडता के लिए दोषी माना जाता है, किसी का मतलब जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं और दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि इसने ये किया है, और हम क्या करते हैं, हमने उसी बच्चे को देखा तो हम उसे ही डांट देते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मतलब ये गलती किसकी है, ये चीज़ हम नहीं जानना चाहते और हम जिसे सामने पाते हैं उसी को हम लोग दंड देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो गलती करके छुप जाते हैं और कुछ है वो नज़रों में आ जाते हैं तो उसे हम पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी करना चाहिए कि हाँ ये मतलब ये गलती है तो किस लिए किया है। अगर उससे हमने कुछ मतलब हमने उसे कोई उकसाया नहीं है या कुछ उसे गलत नहीं किया है तो फिर वो क्यों किया ऐसा, तो इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। उसके बाद हितकारी सीमाओं रेखाओं का निर्धारण करें। बच्चों के लिए सीमा रेखाएं जरूरी हैं जिनके अंदर रहकर चलना सीखते हैं और घर और कक्षा दोनों पर लागू होता है। मुझे एक बच्चे की बात याद आई जो अपने घर से भाग गया। जब पुलिस ने उसे मिला तो वो बताया कि मुझे घर वापस नहीं जाना क्योंकि मेरे घर में अनुशासन नहीं है। उसके कहने का तात्पर्य था कि मेरे घर में जो है हमारा कोई महत्व नहीं है, हम जो है कुछ भी करें या कुछ रोके तो मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, मेरे महत्व मैंने इसको कोई समझता नहीं है। इसलिए वो अपने आप को उस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करता कि उसे उसका वहाँ उस घर में उसे कोई प्रवाह नहीं करता है और वह लगभग सीमाओं रेखाओं से मिलती है। कक्षा में सीमा रेखाएं कई तरह से स्थापित की जा सकती हैं। जैसे छोटी कक्षाओं में शिक्षक बच्चों की थोड़ी सी मदद लेकर बच्चों के लिए एक ट्रैफिक लाइट बना देते हैं और लाल लाइट के नियम वयस्क और बच्चों दोनों पर लागू करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहीं भी हाथों का उपयोग नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं करेंगे। पीली लाइट का नियम शिक्षक और बच्चों दोनों पर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए काम करने के दौरान आप कक्षा में घूमेंगे नहीं और दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। मतलब एक नियम बनाया गया है, जैसे हम लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं इसी तरह से बच्चे भी करेंगे। तो रेड लाइट है तो इसका मतलब कोई मतलब हाथ नहीं उठाएगा, किसी बच्चे को कोई मारेगा नहीं, दूसरा कोई किसी अगर पढ़ाई हो रहा है या कुछ उसमें कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कक्षा में घूमेगा नहीं बेकार का। और हरा लाइट का नियम है कि बच्चों को स्वतंत्रता दें कि मतलब वो क्या चाहते हैं। ऐसे हम लगातार 2-3 पीरियड पढ़ा देंगे तो वो बोर होने लगते हैं, तो कुछ उन लोगों को क्या किया जाए कि कुछ गेम के माध्यम से या कुछ मतलब सॉन्ग दे के या फिर कुछ भी उसको ऐसे कुछ एक्टिविटी कराया जाए जो उसे वो खुश होंगे और उनका मन भी लगेगा। क्योंकि लगातार अगर पढ़ाया जाएगा या एक ही चीज़ को तो उसी चीज़ को हम कुछ स्टोरी कुछ इंटरनेट के माध्यम से उसको समझाएंगे तो वो चीज़ को वो अच्छी तरह से समझेंगे। इस पद्धति पर ध्यान दें। शिक्षक अधिकतर परिणामों और नतीजों पर ध्यान देते हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही तरीके या पद्धति को भी समान महत्व देना चाहिए। एक 7 साल की बच्ची ने एक बार अपने माता पिता से कहा, स्कूल जाने पर ऐसा लगता है कि उस चिड़ियों पर चोट पहुंचाया जा रहा है जिसके पैरों पर चोट नहीं है। बच्ची का कहने का मतलब है कि
पढ़ने में उसे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे शिक्षक जो है अपने तरीक़ा से सिखा रहे थे, जो उनको आता है वो सिखा रहे थे। वो ये नहीं जानना कोशिश कर रहे थे कि उस बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है या वो किस तरह से पढ़ना चाहती है। बच्चे तब खुश रहते हैं जब उन्हें कुछ खोज, निरीक्षण, आलोचना कर सके। मतलब किसी स्टोरी के बारे में पढ़ा देते हैं अगर एक लाइन, और उसको बता देते हैं कि इसको स्टोरी को तुम एक बार मैंने खुद से पढ़ो, या इसके कहानी के बारे में थोड़ा सा हम उसको हिंट दे देते हैं और वो खुद से पढ़ के उसको उसके बारे में जानने की इच्छा करते हैं कि इसमें क्या हुआ, मतलब अंत में क्या होता है, इसको कैसे कैसे ये स्टोरी मतलब ख़त्म होता है। तो इस तरह उसको हम एक्साइटेड बना सकते हैं कि उस स्टोरी को मतलब अपनी खुशी से पढ़े, किसी के बंधन में आके नहीं कि मतलब मैं पढ़ा रही हूँ तो बस पढ़ रहा है। हमें अपने बच्चों के खुशी पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा है, कुछ अच्छा लग रहा है। ये कि हम केवल अपना ही सोचे कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं बैठ के चुपचाप पढ़ो, तो वो उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। उनसे पूछिए एक बार आप, उनको बीच में उनको भी ये लगेगा कि हाँ मेरे बारे में भी कोई सोच रहा है या मेरे से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने तरीक़ा से कुछ हमें बताएंगे। तो कितना समझे या नहीं समझे ये चीज़ जो है हम समझ पाएंगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। वो जो खोज मतलब हमने उसे जो ये किया, उन्होंने कितना उसे मतलब उससे वो कितना सीख पाए हैं। माहौल के बदलने के बारे में सोचें। सामान्य हमारी शिक्षा व्यवस्था हर बच्चों को एक ही सांचे में ढालना चाहती है। उद्दंडता का यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब एक ही सांचे में ढलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर शिक्षक, हर छात्र अनोखा होता है। इसलिए पद्धति की गतिशील, निरंतर विकासशील और बदलावकारी होना चाहिए। स्वयं को बदले। मुझे एक विचार साझा करनी चाहिए जो मैंने एक बुश कैलिगा PhD की लिविंग लिविंग्स एंड लर्निंग नामक किताब से सीखा है। वह पूछते हैं कि आपको एक स्नेहशील शिक्षक होना चाहिए या स्नेहशील व्यक्ति होना चाहिए। वो आगे बताते हैं कि बच्चे इंसानों से, व्यक्तियों से और अपने आप को जोड़ते हैं। ज़्यादातर समय उन्हें एक शिक्षक के साथ स्वयं को जोड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि शिक्षक एक भूमिका निभाता है। हमें एक सहनशील शिक्षक से कुछ ज़्यादा बनना होगा। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि हमें आने वाली पीढ़ियों से सीख लेनी चाहिए। वे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अपने व्यवहार से हमें यह संदेश देते हैं कि उन्हें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि आप स्वयं एक आदर्श, उत्साही छात्र हैं। आपके पढ़ने के तरीके और तैयारियां पर ध्यान दीजिए। शिक्षक को जो जानकार हैं, सही व्यवहार रखते हैं, व्यवस्थित होते हैं, आत्मविश्वासी व्यवहार करते हैं और स्थिति उनके नियंत्रण में होता है, उनके आक्रामकता और व्यवधान का सामना करने की संभावना कम होती है। दूसरों की सोच को महत्व देने वाले शिक्षक किसी भी बातचीत के परिणाम को व्यवहार अपनी कक्षा को दिलचस्प बनाए रखने के 10 तरीके। क्या आप अपनी किसी कक्षा को पढ़ाने और अपने छात्र पर नज़र रखते और अंतरिक्ष में घूरने के बीच में जब आप सोचते हैं कि आपके सही पाठ योजना या आकर्षक गतिविधियां बनाई हैं, तो आप पा सकते हैं कि आपके छात्र और दोपहर के भोजन के लिए बाहर हैं। यह भी आवश्यक है कि आप अपनी कक्षाओं को रोचक अपने विद्यार्थियों के लिए सीख सबसे मज़ेदार हो सकती हैं जब वे नहीं जानते कि क्या उम्मीद की जाए। अपने पाठों में आश्चर्य और रहस्य की भावना को शामिल करें। प्रयास करें कि जब आप
एक नए पाठ का अनावरण जा रहे हो तो छात्र को पाठ शुरू होने से पहले अंतिम दिन तक हर दिन का नया सुराग दे। यह आपके पाठ में रहस्य बनाए रखने का एक मजेदार तरीका है और आप पा सकते हैं कि आपके छात्र वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे कि आगे हमें क्या सीखना है। कक्षा सामग्री को न दोहराएं। कक्षा सामग्री की समीक्षा करना उचित है, आवश्यक है, लेकिन इसे शब्दांश दोहराने की कोशिश न करें क्योंकि इससे छात्रों के लिए यह कम दिलचस्प हो सकता है। अगली बार जब आपको सामग्री की समीक्षा करने की आवश्यक होती है तो एक समीक्षा गेम खेलने का प्रयास करें जिसके दौरान आप जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो पहली बार अपने छात्र को पढ़ाया है, 3, 2, 1 रणनीति सामग्री की समीक्षा करने को ना दोहराए। जैसे कि हम हमेशा बच्चों को पढ़ाते हैं कि ABCD ऐसे करके पढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे हम पढ़ाएंगे कि ये ABC इस तरह से हम अल्फ़ाबेट को सिखाते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चे को बार बार पढ़ाएंगे तो वो उसे नहीं सीखेंगे, तो वो उसे बोरिंग फील लगेगा, रोज रोज एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं मैम। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक 1, 2, 3, 4 ऐसे एक मैंने काउंटिंग के रूप में भी इसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो सोचेंगे कि 6 में कौन सा अल्फ़ाबेट है, 7 में कौन सा है, 8 में कौन। तो इस तरह से वो इसे एक मतलब गेम की तरह भी खेल के कर सकते हैं। तो हम इसे जैसे एक अल्फ़ाबेट है, जैसे हम यहाँ पर मैंने यहाँ ये काउंटिंग भी हो गया और अल्फ़ाबेट। अब अगर मैं इसे किसी फ्रूट्स नेम देती हूँ तो मैं आपको यहाँ पर जैसे आपको दिया मैंने 13, उसके बाद 1, 14, 15। तो इस तरह से मैंने दे दिया उसे फ्रूट्स नेम इसे बनाओ। तो वो इसमें से अल्फ़ाबेट खोजेंगे कि कौन सा यहाँ आएगा, 13 में कौन सा है, तो हम यहाँ लिखेंगे M, ये A है। तो 14 नंबर में कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वो खोजेंगे N। इस तरह से फिर G, U, O। इस तरह से वो क्या करेंगे, एक फ्रूट्स नेम भी सीखेंगे और काउंटिंग भी सीखे कि 13 ये मैंने काउंटिंग भी सीख रहे हैं और ये इसे एक फ्रूट्स का नाम भी मतलब बना लिया। इस तरह से हम कुछ भी फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे, वो इनको क्या होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, मतलब हाँ ये कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में भी आप इसे पढ़ा सकते हैं। इस तरह से उसे हम अब मैंने यहाँ पर ये कुछ नंबर दिया है आपको, इसे एक मतलब कोई भी अल्फा मतलब वो वर्ड बनाना है, बनाइए। आकर कौन बनाएगा ये, तो इसे जो है गलत हो गया क्या, 21 होगा वहाँ पर।
हाँ, इस तरह से कंट्री मतलब बन गया। इसी तरह से हम जो है क्लासरूम में गेम, मतलब एक गेम भी हो गया, और ये इससे बच्चे कुछ मतलब वर्ड या सेंटेंस कुछ भी सीख सकते हैं। इस तरह से हम उनसे ये गेम खिला सकते थे। इसी तरह से अगर आपको बच्चों को वर्तनी शब्द याद रखने की आवश्यकता है तो उसे भी हम हिंदी में भी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, स्वर व व्यंजन लिखकर और एट माने काउंटिंग मतलब ये क्या बोलते हैं नंबरिंग देके, और उसे भी वो कुछ हम लिखवा सकते हैं। इस तरह से वो लेने माने उसे अच्छा नया तरीका लगेगा और उसे बहुत कुछ वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से भी हम क्लास में अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। यह रणनीति जो शिक्षक को प्रभावी लगी, वह अपने छात्रों को सीखने में समय अपनी पसंद की क्षमता प्रदान करती है। मतलब वो उनको भी ये लगेगा कि एक मैंने गेम है और सब बच्चे इसे पार्टिसिपेट करेंगे कि हमें भी करना है, हमें बनाना है मैम। मतलब जो नहीं चाहेगा पढ़ना वो भी पढ़ने की याद करेगा। या फिर हम वर्ड मीनिंग भी खिलाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप कभी कह दीजिए कि आज तुम लोग को कुछ वर्ड मीनिंग खिलाएंगे या कुछ, तो वो क्या करते हैं उस दिन वो याद करके आते हैं या फिर उसे ढूंढ के रखते हैं कि हाँ हमको ये मतलब आएगा तो हम बोलेंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को खेलते खेलते हम लोग सिखा सकते हैं, क्योंकि छात्र हित और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगली बार जब आप गतिविधियों की योजना बना रहे हो तो एक विकल्प बोर्ड बनाने का प्रयास करें। उसमें टिक टैक टो बोर्ड या प्रिंट आउट लें। इसे छात्रों को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्य लिखें। लक्ष्य प्रत्येक छात्र के लिए एक पंक्ति कार्य शुरू होगा। प्रतियोगिकी अपने पाठों को रोचक बनाए रखने के लिए एक शानदार तरीका है। अपने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक से प्यार करते हैं, इसलिए इसे अपनी समय शिक्षण रणनीति में शामिल करें। कमरे में सामने खड़े होने की और व्याख्या देने के बजाय स्मार्टफोन या इंटरनेट डिस्प्ले का उपयोग करने की प्रयास करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे शहरों के देश में एक कक्षा से जुड़कर दूसरे, जैसे मतलब क्विज जो कराते हैं हम लोग अदर स्कूल के बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चे, इस तरह से भी कराने से हमारे बच्चे जो हैं मतलब बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब चीज़ हमें विद्यालय में कराते रहना चाहिए। इससे जो है बच्चे को भी मतलब रुचि लेते हैं और हमें भी थोड़ा कुछ नया नया सिखाने और सीखने का ये होता है। विभिन्न तरीकों का प्रौद्योगिकी का उपयोग करें और आप अपनी कक्षा में ब्याज स्तर को छलांग और सीमा में वृद्धि देखेंगे। टीचिंग को इतनी गंभीरता से ना लें। जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं तो इतना नहीं कि हम आज ये पढ़ा रहे हैं तो फिर तुमको समझ आए ना आए बस आपको करना है। बच्चे समझा कि नहीं, हम ये कुछ कोशिश नहीं करते जानने का, मतलब ये दे दिए कि हाँ आपको ये पढ़ के आना है, याद करके आना है, तो उसके बारे में वो नहीं समझेंगे तो कितना भी वो पढ़ें या याद करें वो उसके मतलब वो नहीं कर पाएंगे, उसे नहीं लिख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उसे हमें इतना गंभीरता से नहीं लेना है कि हमें बस पढ़ा दिया हो गया मेरा काम खत्म। एक प्रभावी शिक्षक बनना एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय कक्षा में गंभीर बने रहना है। ढीला होने की कोशिश करें और स्वतंत्रता स्वीकारें। गंभीरता स्वीकारें कि आपके छात्र को आप अपनी रुचि और सिखाने की शैली को अलग हो सकती है। मतलब इसके अलावा भी एक पढ़ाने और लिखाने के अलावा भी कुछ ऐसी शैलियाँ है जो हम करा सकते हैं बच्चों को, मतलब उससे वो कुछ सीख सके। कई बार खुद पर हंसना और थोड़ी मस्ती करना भी ठीक है। आप पा सकते हैं कि आप थोड़े अधिक आराम करते हैं और आपके छात्र अधिक रुचि रखते हैं। मतलब हम कुछ मतलब बच्चों को जोक्स या कॉमिक्स या कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाना है तो बस पढ़ाना ही है, हमको पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है। हम क्लास में थोड़ा बच्चों को ये भी करा सकते हैं कि वो भी मतलब कुछ अपने जो अपना मन का बात है जो कि वो क्यों ऐसा है, उदास है, चाहे कुछ, उसको बोल के और उसे हम खुश करा सकते हैं उस बच्चों को। तो उसमें केवल पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ है जो हम उन्हें करा सकते हैं एक्टिविटी। यह पारंपरिक कक्षा में शिक्षक कमरे में सामने खड़े होते हैं और छात्रों को सुनाते हैं और नोट्स देते हैं। दुर्भाग्य से यह छात्र के हित को रखने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। हैंड्स ऑन सबक बनाकर सीखने को, जिसमें छात्रों को हर तरह से शामिल किया जाए,
सहकारिता और सीखने की गतिविधियों का उपयोग करना प्रयास करें, जिसमें प्रत्येक छात्र एक समूह गतिविधियों में अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार है और विज्ञान प्रयोग पर हाथ आजमाएं। जब आप छात्रों को शामिल करते हैं और अपने पाठों को इंटरेक्टिव बनाते हैं तो आपकी कक्षा और अधिक रोचक हो जाती है। छात्रों के जीवन में संबंधित सामग्री जो बच्चों को ज़रूरत है उस तरह का कुछ मतलब कार्यक्रम कराया जाए। जैसे प्रत्येक छात्र जो सीख रहे हैं उनके लिए एक वास्तविक दुनिया कनेक्शन बनने की कोशिश करें। इससे उन्हें बेहतर समझ मिलेगी कि उन्हें यह सीखने की आवश्यकता है कि आप क्यों सिखा रहे हैं, मतलब वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ है, ये सब चीज़ भी उनको बताना पड़ेगा कि हम इस तरह से ये सिखा रहे हैं तो इसको आपको आगे चल के ऐसे इसकी आवश्यकता है या आपको काम आएगा। आप हमेशा क्योंकि ये साथ उत्तर दे रहे हैं तो आप जल्द ही विश्वसनीयता खो देंगे। इसके बजाय उन्हें एक वास्तविक उत्तर देने का प्रयास करें, जैसे कि आप पैसे के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि वास्तविक दुनिया में आपको यह जानना होगा कि भोजन कैसे खरीदना है और अपने बिल का भुगतान कैसे करना है। सीधा जवाब देकर आप उनकी मदद कर रहे हैं कि कक्षा में क्या सीख रहे हैं और भविष्य में इसे जानकारियों का उपयोग, मतलब ये सीख रहे हैं तो आपको भविष्य में इससे क्या लाभ है, ये भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा उसके महत्व को। 2012 में फील्ड शब्द नामक एक शिक्षा की दुनिया में प्रवेश करने के बाद फील्ड कक्षा लोकप्रिय में बढ़ रहा है। जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया तो यह विचार आया कि छात्र घर पर नई जानकारी सीख रहे हैं और फिर स्कूल आकर कक्षा में समय को महत्वपूर्ण सोच के लिए उपयोग कर सकते हैं। गतिविधियों और अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण अद्वितीय था। हालांकि कई शिक्षक इस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। एक फ्लिप्स के लिए किए गए कक्षा में छात्र अपनी गति में काम करने का सक्षम होता है, जो कि अलग अलग सीखने के लिए महान है, और इसके साथ ही साथ कक्षा में होने पर अधिक इंटरेक्टिव सार्थक तरीके को संलग्न होने और उपयोग करने का प्रयास करें और अपने छात्रों को व्यवस्था की गहराइयों का निरीक्षण करें। मतलब हम बच्चे को जो भी कुछ सिखा रहे हैं वो किस तरह से उसे सीख रहा है, मतलब उससे अच्छे चीज़ सीख रहा है बुरा, ये भी चीज़ हमें मतलब उसे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो चीज़ करवा रहे हैं वो केवल मस्ती करने के लिए कर रहा है या उसे कुछ वो सीखने का भी प्रयास कर रहा है। बॉक्स के बाहर ना सोचे। पाठ का योजना का कार्यक्रम या व्याख्याओं का शामिल नहीं करना है जिसके दौरान छात्र बैठे हैं और बार बार नोट्स लेते हैं। बॉक्स के बाहर सोचने की कोशिश करें और एक सबक की योजना बनाएं जो पूरी तरह से सामान्य से बाहर हो। एक अतिथि वक्ता को आमंत्रित करें और क्षेत्र की यात्रा पर जाएं। यहाँ बाहर सीखने ले जाएं। जब आप कुछ नया और अलग करने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा मौका होता है कि आपके छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। पाठ की योजना बनाते समय किसी अन्य शिक्षक के साथ सहयोग करने या अपने छात्रों को अभ्यासी क्षेत्र की यात्रा पर ले जाने का प्रयास करें। सिखाना कि छात्र के संलग्न करना सबसे प्रभावी है। आपके छात्रों को यह सीखने और अधिक दिलचस्प रहेगा कि आप विभिन्न रचनात्मक तरीकों से उसके लिए सामग्री प्रस्तुत करते हैं। मतलब नया तरीका से कहीं उसको अगर हम किसी टूर में ले जाते हैं और उसके बारे में अगर उससे बताते हैं उस बच्चे को, तो उसको क्या होता है वो और ज़्यादा उस अट्रैक्टिव होते हैं कि हाँ ये बहुत मैंने अच्छे जगह मज़ेदार जगह है, या इसके बारे में वो और बहुत ज़्यादा कुछ जान जाते हैं। इस तरह से हमें वो जो है बच्चों को मतलब विद्यालय के थ्रू से ही कहीं टूर पर कहीं कुछ ऐसी जगह में ले जाए जिससे वो कुछ सीख सके। इसे हमारा जैसे टॉपिक है हैप्पी
टीचर्स क्रिएट्स हैप्पी क्लासरूम। तो इससे पहले हम ये भी जानना चाहते हैं हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? खुशी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में पॉजिटिव फीलिंग आती है, कि मतलब आनी शुरू हो जाती है कि मैंने इसके बिना जो है कोई मैंने कार्य ही नहीं सकता, कि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो कोई भी कार्य को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बिना खुशी के बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता, करेंगे लेकिन वो सही तरीके से नहीं होंगे। लेकिन आजकल ये देखने के लिए आ रहा है कि लोग दिल से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल से खुशी कहीं गायब सी हो गई है। लोग अपने जीवन में बस काम के किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। इसलिए लोगों को कार्य में भी सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और वो जो है न समय से पूरे होते हैं और न सही तरीके से उनका कार्य पूरा होता है। यदि हो भी रहा है तो वो बहुत देर से हो रहा है। इसलिए बिना खुशी के किसी काम में मन नहीं लगता, और जिस काम में मन नहीं लगता वो काम समय से पूरा नहीं हो सकता। खुशी की बहुत ही डिफिनेशन दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द जर्नी, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपको जीवन में वह मिल जाए जिसकी आपको चाहत है, तो उससे मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग जो होगी वो उसे ही खुशी हम कहते हैं। अर्थात जीवन में अपनी मनपसंद चीज़ों के मिल जाने पर जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसे खुशी कहेंगे। दूसरी तरफ भी हैप्पीनेस को लेकर आता है कि यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, तो आपके पास जो भी है जो उससे आप संतुष्ट हैं, तो वो भी आपको पॉजिटिव, यदि आपके लिए उस पर पॉजिटिव इमोशन आते हैं तो उसे भी खुशी कहते हैं। तो इसलिए खुशी जैसे क्या है, हम टीचर, कुछ लोग हैं ऐसे कि टीचर कोई चॉइस से बनता है, कोई बाई चांस बन जाता है। कुछ लोग हैं जो कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं जॉब मिलता है तो बोलते हैं चलो टीचिंग ही कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई चॉइस से बनता है तो वो चलो दिल से ये काम करता है, मुझे टीचर बनना था, तो हम इसे जैसे टीचर है वैसे ही, लेकिन आप चांस से भी बन गए हैं तो आज टीचर बन गए हैं, तो उसे अपने प्रोफेशन को क्या करना है, ईमानदारी से निभाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जैसे कोई चाहता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन नहीं बन पाए, टीचर बन गए, तो हमारे द्वारा पढ़ाए बच्चों, शिक्षक द्वारा ही पढ़ाए गए बच्चे जो एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर चाहे कुछ भी बनते हैं। इसलिए हमें उनके भविष्य के बारे, अपने भविष्य के बारे में हमें जो होना था हो गया, लेकिन हम अब उस बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे कि उसे हम कैसे कुछ दे सकें, कुछ अच्छा चीज़ दे सकें जो वो भविष्य में आगे बढ़ सके, और वो आपका नाम कहीं भी जाएगा तो वो कहेगा कि हाँ मैंने इस टीचर से पढ़ा, या फिर मैं इस पोजीशन पर हूँ इस शिक्षक के वजह से। तो ये भी एक हमारी कामयाबी ही होगी, जो कि बहुत आज नहीं कहेंगे, कल नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर वो बच्चे मिलते हैं तो वो कहते हैं, जरूर कहेंगे कि हाँ इस टीचर ने मुझे ऐसे पढ़ाया था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा, उस पोजीशन पर जाने के लिए आपको श्रेय जरूर कहीं ना कहीं तो देंगे ही। इसलिए अब हमें जो अपना कार्य है उसे अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। हर विद्यार्थी के मानसिक स्तर अलग होते हैं, इसलिए उसे क्या करेंगे, ऐसे में प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को समझ में आए। कुछ भी जो हम समझाते हैं वो उस बच्चे को आसानी से समझ में आए, ऐसे हमको प्रेजेंटेशन करना है। जैसे फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, कुछ दोस्तों का जैसा भी व्यवहार, शिक्षक हैं तो इसका ये नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट रहें, हमें कुछ दोस्तों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए बच्चों को। कभी कभी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि वो खुश भी हो, आप भी खुश हो जाते हैं उसके बहाने। तो ऐसे में उनसे दोस्ताना व्यवहार की दरकार है। ऐसे उनके स्टूडेंट्स को समझने और समझाने दोनों में आसानी होती है कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या समझाना चाहते हैं, इससे हम दोनों को भी आसानी होती है। 5 खूबियाँ आपको बना सकती है बेहतर शिक्षक, जो है ज्ञान की बातें हो, योग्य की, या फिर बेहतर इंसान होने की। इन सभी मामलों में शिक्षक हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ज्ञान के साथ साथ कुछ और भी योग्यताएं हैं जो एक शिक्षक को अपने आप में बेहतर और स्टूडेंट्स का पसंदीदा बनाती है। ऐसी ही 5 खूबियां जो आपको बना सकती हैं एक नॉलेज। एक शिक्षक होने के नाते
अपने विषय से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा करंट विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, उतना ही जरूरी है कि ताकि बच्चे विद्यार्थियों को हर सवाल का जवाब आप दे सकें। प्रेजेंटेशन, शिक्षक होने के लिए ज्ञान होना जितना जरूरी है उससे भी ज़्यादा जरूरी है उसे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का तरीका। हर विद्यार्थी की मानसिक स्तर अलग होता है, ऐसे में प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के समझ में आसानी से आ जाए। फ्रेंडली नेचर, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अनुशासन जरूरी है, लेकिन समय के साथ साथ अब दोस्ताना व्यवहार की भी दरकार है। इससे आपको स्टूडेंट्स को समझने और समझाने दोनों में आसानी होगी। इससे अंतर्मुखी विद्यार्थी भी खुल सकेंगे और डर को दूर होगा, उनके माने बच्चों के डर जो दूर होगा। अगर आप उससे फ्रेंडली व्यवहार करेंगे, जो बच्चे डरे रहते हैं, समय रहते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं या कुछ बताना नहीं चाहते, तो अगर आप उससे फ्रेंडली मतलब बनकर जाएंगे, फ्रेंड जैसा व्यवहार करेंगे, तो वो आपको बेहिचक कुछ भी पूछ सकते हैं कि मतलब डरेंगे नहीं कि आपसे कि हाँ मतलब वो आएंगे तो हम कुछ पूछ दें तो मारेंगे, चाहे कुछ इस तरह का हेजिटेशन नहीं रहेगा और वो बच्चा आपसे मतलब तुरंत कुछ ना कुछ जो उसको मन में है वो चीज़ वो आसानी से पूछ लेगा। अनुभव और उदाहरण, सिर्फ विषयों से जुड़ी जानकारियां ही नहीं बल्कि अपने अनुभव भी विद्यार्थियों को बांटे। मतलब कि जैसे हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो केवल उसी के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो वही बताएं, ऐसा नहीं है। आप उसमें बीच बीच में कुछ स्टोरी भी कुछ समझा सकते हैं, कुछ और भी चीज़ मतलब उसके रिलेटेड कुछ बता सकते हैं जो बच्चों को इंटरेस्टेड लगे कि हाँ मतलब पढ़ाई के बीच बीच ऐसा भी हो रहा है, तो उसे वो बोर नहीं होंगे, वो उसे मतलब खुश होंगे कि हाँ हमें इस तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, ये सर आते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम उसमें कुछ और भी ऐड करके भी बता सकते हैं बच्चों को कि वो उसे मतलब बोरिंग ना समझे, उस चैप्टर मतलब वो सब्जेक्ट को वो इग्नोर ना करे कि हाँ ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये ऐसे बोरिंग लगता है, इस तरह से ना हो। इससे आप अपने साथ बेहतर तालमेल बैठा पाएंगे। उदाहरण देकर समझाएंगे तो बच्चे लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर वो चीज़ कोई भी चीज़ को हम माने किसी चीज़ से जोड़ के या ये करके बताते हैं तो वो उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। जीवन की समझ एक बेहतर शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को जीवन में अच्छे बुरे की पहचान और उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। तो टीचर होने के नाते हमें पढ़ाने के अलावा उनको एक सही गलत का वो भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, ये चीज़ गलत है, इसके बारे में मतलब उसे बेहतर तरीके से सिखाना पड़ेगा। तो इससे वो भविष्य में उसके अच्छे बुरे की पहचान होगा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये जरूरी है। व्यवहार और मानवता की सीख दें कि उसे बड़ों से कैसे मिलना है या फिर छोटों को कैसे प्रेम से रखना है या किसी मतलब ऊंच नीच ये सब भावना उसके अंदर ना हो, वो सबको एक समान समझे। इस तरह से उन लोगों को मैंने हमें ज्ञान देना है कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे। इसलिए अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा हो तो उसे समझाएं कि वह जीवन में बेहतर कर सकता है। जीवन सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। कुछ बच्चे हैं जो खेल में रुचि लेते हैं, वो पढ़ने के अलावा कुछ और भी काम मतलब एक्टिविटी करते हैं तो उसे हमें ये नहीं करना, प्रतिबंध नहीं लगाना है कि नहीं आप ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, केवल पढ़ो, ऐसा नहीं है। जो कुछ बच्चा जिसमें जो इंटरेस्ट है वो उसे करने देना चाहिए, वो भी उसको करवाइए। साथ साथ ये भी हम समझाएंगे कि तुम्हारे लिए मतलब इसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, तो उसको भी तुम पढ़ो। मतलब बिना पढ़े भी तो कुछ काम नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेंगे कि अपने हॉबी को भी करेंगे और उसके हिसाब से पढ़ाई भी करेंगे। अगर हम पढ़ाई को ही मतलब केवल उसे मतलब क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि नहीं इसे केवल पढ़ना है, को खेलना नहीं है, चाहे कोई एक्टिविटी नहीं करने देंगे, या फिर डांस है, ड्राइंग है, जिसमें भी रुचि है बच्चा को, उन सबको उसमें हमें आगे मोटिवेट करना चाहिए कि हमने आप ये करिए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हाँ पढ़ा रहे हैं तो नहीं आपको ये नहीं करना है। आप कुछ बच्चे सॉन्ग मैंने गाना अच्छा गाते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ जो है बोल स्पीच बहुत अच्छा दे पाते हैं, तो उनको हर जगह मतलब उसके आगे रखना है कि हाँ आप ये करते हैं तो आपको ये करना है, आपका बहुत ये अच्छा होता है। तो मोटिवेट करेंगे तो वो सोचेंगे हाँ ये मेरा बहुत है और अच्छा, मैंने वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हम उससे जो है पढ़ाई को किस तरह से मतलब जॉयफुल बना सकते हैं,
उसकी तरह तरह जो है ये क्या उसको कहते हैं प्रयोग करके अपने खोज के अपने कक्षा में बच्चों को समझा के या फिर उसको खेल के माध्यम से या फिर ड्राइंग के माध्यम से क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क के वर्क से उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। Ten ideas of create a happy classroom. Create tribal classrooms. Humans are the tribal and social. We operate best, learn, and most are the happiness when we feel safe, secure, and connected to other. To greet your students at the door with a smile. Get to give know you tribals and what makes them tick. Make everyone feel welcome and that they parts of your teams. Show your tribals how to take good care of each other. A happy classroom is built primarily on positive relationships and sense of belonging. Be still. Growing evidence show that mindfulness can help children improve their mental health and attention, and even mentalizations create movement of stillness in our day. When you and your class push and force your breathings each time and mind wander and way from the birth gently bring you attention back to the birth. Every time you bring your attention back to the birth after it has wandered, you strengthen the parts of the brain and change the attention and emotional regulations. What went well? The human brain is like velcros for bad and Teflon for good, according to Dr. Risk Hansons. This negatively based help keep the alive on the as your who could support dangerous quality and avoid them the survived and pushed on their genes. But it practice know as what went well can help rewrite and base the level of playing field. At the end of each day, get your students to write down 3 things that went well for them. Ask them to share their good things with partner. Repeat often to rewrite this. मतलब कुछ बच्चे कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसे हमें ये करना चाहिए कि नहीं आप उसे भी एक बार इस तरीक़ा से बताइए, इस तरह ये चीज़ सिखा दीजिए कि मतलब वो कैसे किया है, तो उसे मतलब मिलजुल के ये काम करने के लिए हम उसे ये मोटिवेट करेंगे कि आप उससे मिलकर उसके साथ ये चीज़ बनाइए, आपका ये बहुत अच्छा हुआ था, तो वो क्या करेंगे ये बनाएंगे. The 10th zone, learning new things is key of a happy life. When we are engaged and interested in our work, we feel and do better. But if the work is not challenging enough, we get bored, and if it's too challenging, we get overworked. Aims for that clues sweet spot by challenging your student, encourage risk taking and embracing mistakes, get them outside their comfort zones and into the stretch zone. This where maximum and the most learning take place. When the challenge of the task match our skills levels, when the task has clear goals, and when we are able to really focus on that it's we doing, we are likely experiment flow and optimal stage of
What are the essential for a teacher classroom? A happy classroom cannot be built a day. It needs the continuous effort by all stakeholder, management and teacher should understand that a happy staff room is essential for happy classroom. Practice mindfulness in our classroom. Mindfulness interventions can help students reduce their stress and create positive emotion. Teach students kindness and forgiveness. The best way of spread kindness is to be kind yourself. Teacher who use kind word of polite, respectful, patient and all manners have students who emulate them. We at school must another is experiencing and can be incredible, helpful on the path of givingness. तो इसी के साथ ये हैप्पी टीचर क्रिएट्स हैप्पी क्लासरूम जो है हम ये सेशन समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछना नहीं है, बस आपकी थोड़ी सहमति चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्लास में जाते हैं जी, तो वैसे सभी लोगों को मालूम है कि बच्चे अगर खुश रहेंगे तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी, तो जैसे हम एंटर करते हैं क्लास में तो देखते हैं अगर बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चे कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में जी, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पढ़ाई को छोड़ मतलब जो भी पढ़ाने जा रहे हैं हाँ, उसको छोड़ करके एक्स्ट्रा जैसे कुछ उनको कहानी सुना देंगे जी, या कुछ चुटकुले जैसे कि कॉमेडी की, ताकि बच्चे उससे खुश हो। जब बच्चे खुश हो जाएंगे तो तब उसे पढ़ना शुरू करेंगे। फिर तो एक्टिविटी हम करा सकते हैं इसमें तो जी जी, नहीं एक्टिविटी करा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको उसके बारे में भी पूछ सकते हैं उसे कि मतलब आपने क्या कल क्या किया। जो बच्चे बहुत उदास है उसे आप हम जाके उसके पास पूछ सकते हैं कि क्यों उदास हो, कल क्या हुआ, उसके बारे में कुछ पूछना। उसके बारे में अगर हम कुछ पूछेंगे तो वो बच्चा भी अंदर से खुश होगा और सब बच्चे भी एक्साइटेड होंगे कि मैम मेरे बारे में पूछ रही हैं। चाहे जी, कुछ भी करा सकते हैं। हाँ जी, हाँ कुछ नयापन आए और उससे हाँ, और उसे सब बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ मैम ये करा रही हैं तो मतलब कल अगर होगा तो मैम आएंगी तो ये कराएंगी। चाहे वो भी अपने तरह से कुछ आपको देना चाहेंगे कि मैम आज मैं कहानी सुनाऊं या इसके बारे में कुछ। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ा के मैंने हाँ, तो आप अगर बच्चों को हम खुश नहीं रखेंगे तो उसे कुछ जो चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। जो शिक्षा थैंक यू जी, बच्चे खुश जी, और आपको भी मतलब मन लगेगा पढ़ाने में और बच्चे भी खुद संतुष्ट होंगे और हम भी संतुष्ट होंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे मतलब समझ पा रहे हैं और वो कर